नमस्कार विद्वान साथियों, पीएसपी कॉलेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भारत के भूगोल में पढ़ेंगे। भारत के भूगोल में भारत के भौतिक प्रदेश जिसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। भारत के भौतिक प्रदेशों में हिमालय पर्वतीय प्रदेश और उसी के साथ साथ दूसरा जो भौतिक प्रदेश पढ़ा था हमने, वो भौतिक प्रदेश था उत्तर का विशाल मैदान, जिसमें खादर, बांगर, भाबर, तराई, इनके बारे में, डेल्टा, दोआब, इनके बारे में हमने देखा था। और उसके बाद में तीसरा जो भौतिक प्रदेश आता है वो आता है प्रायद्वीपीय पठार, दक्षिणी पठारी प्रदेश या प्रायद्वीपीय पठार। ये तीसरा भौतिक प्रदेश है। और साथ ही साथ ये कह सकते हैं कि भारत के जो भौतिक प्रदेश है उन सभी भौतिक प्रदेशों में सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। इसका जो क्षेत्रफल है वो है लगभग 10 लाख वर्ग किलोमीटर। मतलब भारत का जो कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, उस क्षेत्रफल के 10 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर क्या है, भारत का भौतिक प्रदेश में प्रायद्वीपीय पठार फैला हुआ है। तो आइए हम प्रायद्वीपीय पठार के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। क्या बताया गया प्रायद्वीपीय पठार के बारे में कि प्रायद्वीपीय पठार गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। गोंडवाना लैंड की आपको ध्यान हो या आप लोगों ने पढ़ा हो तो एक विद्वान था जिसका नाम था अल्फ्रेड वेगनर। उन्होंने एक सिद्धांत दिया था जिसका नाम था महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत। वेगनर ने एक सिद्धांत दिया जिसका नाम था महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया था जिसमें इन्होंने कहा था कि जो वर्तमान में जितने भी महाद्वीप है, जो स्थल भाग है, वो प्राचीन काल में आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए थे और उनके चारों ओर पानी पानी था। एक बड़ा भूभाग था, सागर था, जिसको उन्होंने पेंथलासा नाम दिया। जो स्थलीय भाग जो आपस में जुड़े हुए थे, महासागर जो आपस में जुड़े हुए थे, उसको तो नाम दिया था उन्होंने पेंजिया, और उसके चारों ओर जो पानी वाला भाग था उसको उन्होंने पेंथलासा नाम दिया। फिर उन्होंने कहा कि समय बीता गया और उनमें क्या हुआ, हलचल हुई। हलचल होने से जो सभी जो महाद्वीप है जो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए थे, एक ही भूभाग था, वो धीरे धीरे क्या हुआ, बिखर गया, टूट गया और उन्होंने आपस में एक दूसरे की तरफ गति करी और वो अभी वर्तमान में 7 महाद्वीपों के रूप में उभर कर सामने आया। ये जो प्रक्रिया उन्होंने बताई थी, उसी के अंदर उन्होंने बताया था कि जो पेंजिया वाला जो भाग था वो पहले टूटकर 2 भागों में बटा था। जैसे ये उन्होंने नाम दिया था, इसको नाम दिया था उन्होंने पेंजिया, और इसके चारों ओर एक महासागर था, पानी वाला भाग, जिसको उन्होंने पेंथलासा नाम दिया था। उन्होंने कहा कि इसके बीच में विभाजन हुआ, इसका विभाजन हुआ जिसमें एक भाग तो ऊपर की तरफ खिसक गया था, एक भाग नीचे की तरफ खिसक गया था, जिसमें इसको तो नाम दिया था अंगारा लैंड और नीचे वाले भाग को गोंडवाना लैंड का नाम दिया गया। तो ये कहना चाह रहा है कि जो प्रायद्वीपीय जो पठार है जिसका निर्माण हुआ था वो गोंडवाना लैंड से ही हुआ था। ठीक है। उसके बाद में अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड का और विभाजन हुआ और धीरे धीरे अलग अलग महाद्वीपों के रूप में सामने उभर कर आए और वर्तमान में हम देखते हैं कि वर्तमान में 7 महाद्वीपों के रूप में ये स्थल भाग उभर कर आया है। उसके बाद इसमें बताया गया है कि यह सबसे प्राचीन व सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है, जिसके बारे में अभी मैंने कहा था आप लोगों को कि भारत के जो भौतिक प्रदेश है उनमें से सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश प्रायद्वीपीय पठार ही है। और इसकी आकृति कैसी है, तो ये एक त्रिभुजाकार आकृति में फैला हुआ है। त्रिभुजाकार आकृति में फैला हुआ है, त्रिभुज के समान। इसके विस्तार के बारे में देख लेते हैं कि प्रायद्वीपीय पठार उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार उत्तर में
राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से कन्याकुमारी, कन्याकुमारी किस राज्य के अंदर आती है? तमिलनाडु। तो क्या बताया कि प्रायद्वीप पठार का विस्तार बताया, वो बताया है कि प्रायद्वीप पठार उत्तर में राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से कन्याकुमारी जो कि तमिलनाडु में है तक, तथा पश्चिम में गुजरात से पूर्व में पश्चिम बंगाल तक विस्तृत है। तो उत्तर में तो है चित्तौड़गढ़ वाला भाग जो कि राजस्थान में है, और दक्षिण में है कन्याकुमारी जो कि तमिलनाडु राज्य में स्थित है। फिर बताया कि पश्चिम में गुजरात से इसकी शुरुआत होती है और पूर्व में पश्चिम बंगाल तक यह फैला हुआ है। उसके बाद कि प्रायद्वीप पठार का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो प्रायद्वीप पठार का कुल क्षेत्रफल बताया गया है 10 लाख वर्ग किलोमीटर। कितना बताया? 10 लाख वर्ग किलोमीटर। फिर प्रायद्वीप पठार की औसत ऊंचाई, प्रायद्वीप पठार की औसत ऊंचाई बताई गई है 450 से 750 मीटर। कहीं कहीं पर ज़्यादा है तो कहीं कहीं पर कम है, तो इनका औसतन बता गया है। तो औसतन बताया गया है कि इसकी औसत ऊंचाई कितनी बताई? 450 से 750 मीटर तक इसकी औसत ऊंचाई है। अब इसमें अपने जो प्रायद्वीप पठार का जो विस्तार देखा था, उस विस्तार के बारे में एक बार देख लेते हैं कि भारत के मानचित्र में किस प्रकार से प्रायद्वीप पठार फैला हुआ है। अपन जो बनाएंगे वो दक्षिण भारत का मानचित्र बनाएंगे। क्योंकि अपनी आवश्यकता दक्षिण भारत की है। इसके अंदर यहाँ पर तो है अरावली पर्वतमाला, और उसके बाद में यहाँ पर है विंध्याचल श्रेणी। तो यूँ कहे तो कि इसका जो विस्तार बता रखा है वो यहाँ से इस प्रकार से ये फैला हुआ है ना। तो क्या बताया कि उत्तर में तो इसका विस्तार बताया है चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ से कहाँ पर है? राजस्थान में। और दक्षिण में बताया इन्होंने इसका विस्तार दक्षिण में है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी और कहाँ पर है ये? तमिलनाडु में। ठीक है। और फिर इसका विस्तार बताया था पश्चिम में गुजरात से पूर्व की तरफ बताया पश्चिम बंगाल। इस प्रकार से प्रायद्वीप पठार का विस्तार बताया गया है और बताया कि ये एक त्रिभुज के समान फैला हुआ है, ये एक त्रिभुज के समान फैला हुआ है। ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। निर्माण काल के आधार पर, है ना। तो प्रायद्वीप पठार का निर्माण ज्वालामुखी के लावे से हुई है। जब ज्वालामुखी उद्गार होता है तो उनमें से जो लावा निकलता है उससे इस प्रायद्वीप पठार का निर्माण हुआ है। तो पृथ्वी के भूगर्भ से लोहा बाहर आने से, पृथ्वी का जो भूगर्भ है वहाँ से जब ज्वालामुखी फटा था तो ज्वालामुखी उद्गार से क्या हुआ कि लावा बाहर आया, लावा के साथ साथ लोहा भी निकल कर आया था। तो उसके कारण वो वहाँ पर क्या हो गया? जमा हो गया। जमा होने के कारण से यहाँ पर मिट्टी का जो है उस मिट्टी का रंग काला है। तो क्या बताया? प्रायद्वीप पठार, भारत के प्रायद्वीप पठार का जो निर्माण हुआ था वो बताया कि पृथ्वी के भूगर्भ से लोहा के बाहर आने से इसकी मिट्टी का रंग काला है। अतः संपूर्ण प्रायद्वीप पठार पर काली मृदा पाई जाती है।
क्योंकि इसका जो निर्माण हुआ था प्रायद्वीप पठार का, वो ज्वालामुखी के उद्गार से हुआ है। जब ज्वालामुखी का उद्गार हुआ था तो उसके बाद उनमें से जो लावा निकला था, उस लावे के जमाव से इस प्रायद्वीप पठार का निर्माण हुआ था। और जब ज्वालामुखी लावा निकला था तो उसके साथ लोहे की मात्रा मतलब लोहांश भी निकला था। तो लोह तत्वों की अधिकता होने के कारण इस मिट्टी का जो रंग है वो है काला है। इसीलिए कहा जाता है कि प्रायद्वीप पठार के संपूर्ण भूभाग पर या अधिकांश भूभाग पर काली मृदा पाई जाती है। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रायद्वीप पठार पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है तो वो है काली। और काली मृदा का कारण क्या है? तो ज्वालामुखी निर्मित होने के कारण तथा लोहांश की मात्रा या लोहे की मात्रा अधिक होने के कारण इसकी मिट्टी का कलर काला है। फिर वो क्या बताया है कि प्रायद्वीप पठार की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है। क्या है? प्रायद्वीप पठार की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है, जो कि अनाईमुड़ी अन्नामलाई पहाड़ी में स्थित है। कहाँ पर है? अन्नामलाई पहाड़ी में स्थित है। इसकी कुल ऊंचाई 2695 मतलब 2695 मीटर है। 2695 कह सकते हैं। जबकि एक और आता है डोडा बेटा, जबकि डोडा बेटा नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। नीलगिरी पहाड़ी जो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को जोड़ने का कार्य करती है। अभी हाल ही में यहाँ से अभी जो यूजीसी का जो पेपर हुआ था यूजीसी नेट का, उस यूजीसी नेट में भूगोल विषय में यहाँ से एक प्रश्न उठाया गया था। और जो प्रश्न था वो ये था कि प्रायद्वीपीय भारत की निम्नलिखित पर्वतीय श्रेणियों में से सबसे ऊंची चोटी किसकी है? क्या बताया कि प्रायद्वीपीय भारत की निम्नांकित पर्वतीय श्रेणियों में सबसे ऊंची चोटी किसकी है? तो सबसे ऊंची चोटी में ऑप्शन दे रखे थे पश्चिमी घाट, विंध्य श्रेणी, अरावली श्रेणी, सतपुड़ा श्रेणी। तो इसमें क्या आंसर आएगा? तो इसमें इसका आंसर बनेगा ए, नंबर 1 पश्चिमी घाट, क्योंकि पश्चिमी घाट पर ही यह पर्वत श्रेणी स्थित है ना, या पर्वत चोटी स्थित है। कौन सी वाली? अनाईमुड़ी। उसके बाद नर्मदा नदी, विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा की पहाड़ी। क्या है? नर्मदा नदी, विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा की पहाड़ी के मध्य भ्रंश घाटी में बहते हुए खंबादी खाड़ी मतलब अरब सागर में गिरती है। नर्मदा नदी का जिक्र इसलिए किया यहाँ पर कि यह प्रायद्वीप पठार की जो 2 श्रेणियाँ हैं, जिसका नाम है विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पहाड़ी, इन दोनों श्रेणियों के बीच में से यह होकर गुजरती है। इन दोनों को अलग करने का कार्य करती है ना, और इन दोनों के बीच में एक भ्रंश घाटी के रूप में बहती है। और आपको ध्यान में हो तो हमने पिछले वीडियो में जो एक क्लास में बताया था कि ज्वार भाटा पढ़ा था हमने, जिसमें ज्वार भाटे के अंदर बताया था कि भारत में अरब सागर में जो ज्वार आता है, उस ज्वार के कारण पानी नर्मदा नदी घाटी या नर्मदा नदी के मार्ग में 27 किलोमीटर तक, लगभग 27 किलोमीटर तक अंदर पहुंच जाता है, जिससे एक ज्वारी भित्ति का निर्माण होता है, जिसे एक दीवार बन जाती है ना, उसे ज्वारी भित्ति कहा गया है। उसके बाद जो प्रायद्वीप पठार है, प्रायद्वीप पठार को भू आकृति विविधता के कारण अलग अलग उपभागों में बांटा गया है। तो उसके बारे में देखते हैं कौन कौन से भाग हैं। प्रायद्वीप पठार को भू आकृति विविधता के कारण निम्नलिखित उपभागों में विभाजित किया गया है, जिसमें कौन कौन से है कि प्रायद्वीपीय पठार में कौन कौन से मुख्य मुख्य पर्वत उसमें शामिल है। तो उसमें पहला आता है अरावली पर्वतमाला, दूसरा है मालवा का पठार, तीसरा है बुंदेलखंड का पठार, चौथा बघेलखंड का पठार, विंध्याचल पर्वत, छोटा नागपुर का पठार जिसे खनिजों का अजायबघर कहा जाता है, फिर दक्कन का पठार,
कर्नाटक या मैसूर का पठार, है ना। तो इनके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं बारीकी से। ये काफ़ी महत्वपूर्ण भी है, इनमें से भी काफ़ी बार परीक्षा के अंदर प्रश्न पूछे जाते हैं। अरावली पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला के बारे में देखते हैं। पहला जो है वो है कि अरावली पर्वतमाला की तुलना किनसे की जाती है। तो अरावली पर्वतमाला की तुलना अमेरिका के अपलेशियन पर्वत से की जाती है। अमेरिका के जो अपलेशियन पर्वत है उनसे इसकी तुलना की जाती है। फिर क्या बताया कि यह प्राचीन वलित पर्वतमाला है। प्राचीन वलित पर्वतमाला है। वलित का मतलब क्या होता है कि एक मोड़ के रूप में इनका निर्माण हुआ है कि प्राचीन काल में इस जगह पर तैतीस सागर था और तैतीस सागर में जो मलबा इकट्ठा हुआ था, मलबा इकट्ठा होने के बाद जो दो स्थलीय भाग थे उन दोनों ने आपस में एक दूसरे तरफ गति करी। गति करने से बीच में जो मलबा था वो पीछे कर ऊपर बाहर निकल गया और उन्होंने एक मोड़ के रूप में सामने उभर कर आया। उसके बाद और जो तैतीस सागर था उसी में जो मोड़ पड़े थे उस मोड़ से अपने हिमालय पर्वत का निर्माण भी हुआ था, जो कि यूरेशियन और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के टकराने से भी इसका निर्माण हुआ था हिमालय का। फिर है अरावली पर्वतमाला की लंबाई। अरावली पर्वतमाला की लंबाई गुजरात से दिल्ली तक 692 किलोमीटर है, लगभग 692 किलोमीटर है। अरावली पर्वतमाला की राजस्थान में कुल लंबाई 550 मतलब यूँ कहे तो 550 किलोमीटर है। इसके उद्गम की बात करते हैं। वैसे उद्गम नदियों का माना जाता है, लेकिन जो अरावली पर्वतमाला है उसकी शुरुआत कहाँ से मानी गई है ना। तो कुछ तथ्यों के आधार पर, कुछ सूचनाओं के आधार पर बताया जाता है कि अरावली पर्वतमाला का जो उद्गम माना जाता है वो माना जाता है कि अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप के मिनिकॉय द्वीप से माना जाता है। अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप के मिनिकॉय द्वीप से इसका उद्गम माना जाता है। और तुलना किससे की जाती है? अमेरिका के अपलेशियन पर्वत से इसकी तुलना की जाती है। उसके बाद कि अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। गुरु शिखर जो राजस्थान में स्थित है और जिसे संतों का शिखर भी कहा जाता है, जिसकी कुल ऊंचाई बता रखी है 1722 मीटर। उसके बाद अरावली पर्वतमाला की कुछ मुख्य चोटियाँ हैं, उनके बारे में बताया गया है। गुरु शिखर, शेर, जरगा, रघुनाथगढ़, खो, ये मुख्य कुछ महत्वपूर्ण चोटियाँ हैं। बाकी तो बहुत छोटी छोटी बहुत सारी चोटियाँ हैं, उनमें से ये कुछ जो मुख्य थी जिनके बारे में परीक्षा के अंदर काफ़ी बार पूछा जा चुका है उनको इसमें शामिल किया है, जिसमें गुरु शिखर, शेर, जरगा, रघुनाथगढ़, खो। उसके बाद अरावली पर्वतमाला का ढलान, ये महत्वपूर्ण है। ये अपने को पता होना चाहिए कि अरावली पर्वतमाला का ढलान किस ओर से किस ओर है, क्योंकि जब अपने को इसके बारे में पता होगा तो हम ये अनुमान लगा पाएंगे, पता कर पाएंगे कि राजस्थान के पश्चिमी भाग में, अरावली के पश्चिमी भाग में वर्षा क्यों नहीं होती है। तो अरावली पर्वतमाला का ढलान दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है, इस प्रकार से फैली हुई है। तो जो मानसूनी पवनें आती है अरब सागर से, वो इसके सारे क्या हो जाती है, आगे बढ़ जाती है और राजस्थान के पश्चिमी भाग में वर्षा नहीं कर पाती है। उसके बाद अरावली पर्वतमाला पश्चिमी भारत का मुख्य जल विभाजक है। क्या बताया? अरावली पर्वतमाला पश्चिमी भारत का मुख्य जल विभाजक है। सही है ना। पश्चिमी भाग में नदियों को अलग भाग मारती है और इधर वाले भाग में अलग बांटने का कार्य करती है। अभी जो हमने पढ़ा था अरावली पर्वतमाला, जिसमें देखा था कि अरावली पर्वतमाला की तुलना किनसे की जाती है, तो अमेरिका के अपलेशियन पर्वत से इसकी तुलना की जाती है। उसके बाद इसमें देखा था ये किस प्रकार की पर्वत श्रृंखला है, तो ये एक वलित
प्राचीन वलित पर्वतमाला है, यह प्राचीन वलित पर्वत श्रृंखला का उदाहरण है। उसके बाद में इसका हमने विस्तार देखा था कि कहाँ से कहाँ तक है। तो इसका जो विस्तार है वो है कि गुजरात से लगाकर दिल्ली तक, क्या बताया, गुजरात से दिल्ली तक है, और इसका विस्तार जो है वो बता रखा है 692 किलोमीटर, 692 किलोमीटर की दूरी में फैली हुई है। उसके बाद ये अपने राजस्थान से भी होकर गुजरती है, और राजस्थान में इसकी जो लंबाई बता रखी है वो बता रखी है 550 किलोमीटर, 550 किलोमीटर बता रखी है। और उसके बाद में इसमें हमने देखा था कि अरावली पर्वतमाला का उद्गम कहाँ से माना गया है। तो अरावली पर्वतमाला का उद्गम अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप के निकट एक मिनिकाय द्वीप है, वहाँ से इसका उद्गम माना जाता है। फिर अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर है, और ये राजस्थान में है, और जिसे संतों के शिखर के नाम से भी जाना जाता है। और उसके बाद इसकी जो मुख्य चोटियाँ थी वो थी गुरु शिखर, जरगा, शेर, है ना, और रघुनाथगढ़, खो, इस प्रकार की इनकी चोटियाँ थी। उसके बाद में अरावली पर्वतमाला का ढलान देखा था हमने, जो कि अरावली पर्वतमाला का ढलान है वो है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर इसका ढलान माना जाता है। फिर अरावली पर्वतमाला जो है वो क्या करती है, पश्चिमी भारत का मुख्य जल विभाजक का कार्य करती है। अब उसके बाद में आगे देखते हैं मालवा का पठार। दूसरा आता है मालवा का पठार। मालवा का पठार के बारे में क्या बता रखा है कि मालवा का पठार, यह पठार बेसाल्ट और ग्रेनाइट, ग्रेनाइट जो कि एक कठोर पत्थर होता है, ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित है, और इसका ढलान मुख्यतः उत्तर पूर्व की ओर है। इसका ढलान उत्तर पूर्व की ओर है। मालवा के पठार के उत्तर में बुंदेलखंड का पठार तथा उत्तर पूर्व में बघेलखंड का पठार स्थित है। मतलब जैसे माना कि इस प्रकार से कोई पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है मालवा का पठार। तो फिर इसमें क्या बताया कि इसके उत्तर में इस जगह पर इस प्रकार से जो एक पर्वत श्रृंखला फैली है उसका नाम है बुंदेलखंड, और उत्तर पूर्व में इस जगह पर एक पर्वत श्रृंखला फैली, सॉरी एक पठारी भाग फैला हुआ है, वो पठार है बघेलखंड का पठार, ठीक है ना। फिर यह पठार सर्वाधिक अवनलिका अपरदन से प्रभावित है। यह पठार सर्वाधिक अवनलिका द्वारा या अवनलिका अपरदन द्वारा प्रभावित है। और मालवा के पठार पर सर्वाधिक जो अपरदन करने वाली जो नदी है वो है चंबल नदी है। मुख्य नदी चंबल नदी है जो कि प्रायद्वीप पठार पर अपरदन करने का कार्य करती है। और इसके अंतर्गत दक्षिण पूर्वी राजस्थान व मध्य प्रदेश के भाग को शामिल किया गया है। यहाँ पर काली मृदा का विकास हुआ है। यहाँ पर काली मृदा का विकास हुआ है क्योंकि ये काली मृदा का विकास इसलिए हुआ है क्योंकि ये प्रायद्वीप पठार का ही भाग है ना। उसके बाद में आता है तीसरा उपभाग आता है बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड का पठार मालवा के पठार के उत्तर में स्थित है। जो मालवा का पठार है उसके उत्तर में स्थित है, जिसके बारे में अभी हमने ऊपर देखा था। यह विंध्यन कगार व यमुना नदी के बीच में स्थित है। ऊपर तो है विंध्याचल पर्वत और उसके जो नीचे इस प्रकार से नदी बह रही है उसका नाम है, सॉरी इधर नहीं है, विंध्याचल पर्वत और इस ओर यमुना नदी बह रही है, उनके बीच में बुंदेलखंड का पठार स्थित है। यह उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश का भाग है कि इसका विस्तार कहाँ कहाँ बता रखा है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के अंतर्गत बता रखा है। और इसकी ऊंचाई बता रखी है 500 से 600 मीटर। उसके बाद चौथा जो भाग आता है वो आता है बघेलखंड का पठार।
बघेलखंड का पठार। यह मालवा के पठार के उत्तर पूर्व में, जो मालवा का जो पठार स्थित है उसके उत्तर पूर्व में भांडेर के पठार व कैमूर की पहाड़ियों के बाद मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ की सीमा पर स्थित है। मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ की सीमा पर बघेलखंड का पठार स्थित है। साथ ही साथ बताया है कि इसके दक्षिण में मैकाल श्रेणी आती है। जो बघेलखंड का जो पठार है उसके दक्षिण में मैकाल श्रेणी स्थित है। यह बुंदेलखंड के पठारी भाग का पूर्वी विस्तार है। यह बुंदेलखंड के पठारी भाग का पूर्वी विस्तार है। इसका बुंदेलखंड का पूर्वी विस्तार है। यह पठार उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ इन तीनों राज्यों के अंदर फैला हुआ है। कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ इन तीनों राज्यों के अंदर फैला हुआ है। उसके बाद में नंबर 5 पांचों जाता है वह है विंध्याचल पर्वत। यह भ्रंश कगार के रूप में खड़ा है, एक भ्रंश के रूप में उभरा हुआ है। यह राजस्थान में चित्तौड़गढ़ से बिहार के सासाराम तक फैला हुआ है, जो लाल बालू का पत्थर से बना हुआ है। जो लाल बालू का पत्थर से बना हुआ है। इसके 3 भाग हैं, भांडेर, कैमूर और पारसनाथ। ये श्रेणियाँ जो है इन्हीं के भाग हैं। और यह पर्वत श्रेणी उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है। कौन सी? विंध्याचल पर्वतमाला या विंध्याचल श्रेणी है ना, वो क्या करती है? उत्तर भारत और दक्षिण भारत को अलग करने का कार्य करती है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण लाइन है कि उत्तर भारत को दक्षिण भारत से कौन सी पर्वत श्रृंखला अलग करती है या अलग करने का कार्य करती है, तब वो आपके है विंध्याचल पर्वत या विंध्यन श्रेणी। उसके बाद में आता है छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर के पठार के बारे में देखते हैं कि इसमें क्या बताया गया। यह पठार बेसाल्ट व ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित है। बेसाल्ट चट्टानें और ग्रेनाइट की चट्टानों से बना हुआ है, जिसे पाट क्षेत्र या पाटलैंड भी कहा जाता है। किसको? छोटे नागपुर के पठार को। यह पठार सोन नदी के पूर्व में स्थित है। सोन, केन, बेतवा है ना, जो कि गंगा की सहायक नदियाँ है। यह पठार सोन नदी के पूर्व में स्थित है। इसका मुख्य विस्तार झारखंड में बताया गया है। इसका मुख्य विस्तार कहाँ है? झारखंड में बताया गया है। और इसके उत्तर में राजमहल एवं पारसनाथ की पहाड़ियाँ स्थित है। जो छोटा नागपुर का जो पठार स्थित है उसके उत्तर में राजमहल व पारसनाथ की पहाड़ियाँ स्थित है। फिर क्या बताया कि दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार को 2 भागों में बांटती है। दामोदर नदी छोटे नागपुर के पठार को 2 भागों में बांटने का कार्य करती है, जिसके उत्तरी भाग को हजारीबाग कहते हैं या हजारीबाग का पठार कहते हैं, और दक्षिणी भाग को रांची का पठार कहा जाता है। किसका पठार कहते हैं? रांची का पठार। यह हजारीबाग में सर्वाधिक ऊंचा है। कौन सा? प्रायद्वीप पठार। यह हजारीबाग में सर्वाधिक ऊंचा है, जहां इसकी ऊंचाई 1070 मीटर है। 1070 मीटर आपको ध्यान में हो तो 1070 मीटर और भी किसी की लंबाई है, वो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेड क्लिफ रेखा, उसकी लंबाई भी 1070 किलोमीटर है, लेकिन यहाँ पर मीटर बता रखा है और वो किलोमीटर है। ऊंचाई हमेशा मीटर में मापी जाती है और दूरी लंबाई जो होती है, लंबाई चौड़ाई, उसको किलोमीटर में मापा जाता है। यह खनिज संसाधनों की दृष्टि से धनी है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, इसीलिए छोटा नागपुर के पठार को भारत के खनिजों का अजायबघर कहा जाता है। भारत के खनिजों का अजायबघर
कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के खनिजों का अजायब घर किसे कहते हैं, तो वो है छोटा नागपुर का पठार। अभी तक जो हमने पढ़ा था उनमें से हर एक लाइन के अंदर प्रश्न है, हर एक लाइन अपने आप में प्रश्न बनती है या प्रश्न का निर्माण करती है। उसके बाद में आता है, इसी को आगे बढ़ाते हैं, उसमें बता रखा है कि दामोदर नदी रांची के पठार को और हजारीबाग के पठार से अलग करती है। क्या है कि जो दामोदर नदी है वो रांची के पठार को हजारीबाग के पठार से अलग करती है, क्योंकि इन दोनों के बीच में है ना, क्योंकि ये छोटा नागपुर के पठार को दो भागों में बांटती है, जिसके उत्तर वाले भाग को तो हजारीबाग का पठार और दक्षिण वाले भाग को रांची का पठार कहा जाता है ना। और ये छोटा नागपुर के पठार की सबसे बड़ी नदी है। कौन सी? दामोदर नदी। और दामोदर नदी बेसिन कोयला भंडार की दृष्टि से भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है। कौन सा? दामोदर नदी बेसिन। दामोदर नदी बेसिन किस खनिज के लिए महत्वपूर्ण स्थान रखती है? तो वह कोयले के भंडार के लिए। कोयला ना। हजारीबाग के पठार की ऊंची चोटी, जो हजारीबाग के पठार की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है पारसनाथ, उसकी बता रखी है 1365 मीटर। जो छोटा नागपुर के पठार की सबसे ऊंची चोटी है। तो बात की जाए कि छोटे नागपुर के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो है पारसनाथ। और पारसनाथ जो है वो कहाँ पर है? हजारीबाग के पठार में स्थित है। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आगे हम अगली क्लास में देखेंगे और जो शेष जो भाग बचे हुए हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। और साथ ही साथ ये जो सभी जो पर्वत श्रेणियाँ हैं प्रायद्वीप पठार की, वो सारी पर्वत श्रेणियाँ भारत के मानचित्र में कहाँ कहाँ पर स्थित है उनके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। धन्यवाद।